नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। हम लोग एक नई सीरीज चालू कर चुके हैं, उसमें कुछ बताना नहीं है। बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को हमने डिस्कस कर लिया, कैसे रणनीति हमारी रहेगी उसको हमने डिस्कस किया, और साथ के साथ हमने पूरे पाठ्यक्रम के साथ पुस्तकों को भी देखा था। इसके पहले जो आज का टॉपिक है, आप लोग थंबनेल देख ही चुके होंगे। टॉपिक हमारा है अरस्तु। अरस्तु का जो लेक्चर 1 है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन कुछ लोग अगर यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं जिन्होंने उस लेक्चर को नहीं देखा है, ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, शुरू के जो 10 से 15 मिनट है उसको रिवाइज करेंगे, देन हम आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता दूँ कि एक डाउट आप लोग के मन में आता है पेपर को, परीक्षा को लेके। देखिए, परीक्षा होगी ये तय है, थोड़ा देर से होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। हालांकि ऐसा बोला जा रहा है कि जुलाई के अंत तक नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन वो सब ठीक है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। अभी तो चुनाव के बाद जो प्रक्रिया थी वो तेज़ होनी थी, तो वहाँ पे 2-4 महीने का टाइम लगना ही था। हमने पहले भी बोला था जनवरी में कि अगस्त तक संभावित है जो भी होना है। तो उन सब चक्कर में मत पड़िए। पेपर का अगर नोटिफिकेशन आ भी गया तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास कितना टाइम रहेगा। पॉलिटिकल साइंस को, इस सब्जेक्ट को बहुत ही ईजी है, आप अच्छे से समझेंगे तो पूरा मेहनत आपकी ना के बराबर होगी। आप क्लास के साथ ही तैयार कर लेंगे, आपको अतिरिक्त पढ़ने की जरूरत नहीं। अब 1-2 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा और प्रैक्टिस साथ में करनी पड़ेगी। तो ये तो चीज़ें रहीं। हाँ, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा टाइम से अभी पढ़ेंगे तभी सफलता पाएंगे, क्योंकि देखिए ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये आपके जीवन में आपका जीवन बदल देगी। आप जॉब मिलने के बाद कितना आज के समय बेरोजगारी और ये सारी समस्याएं देख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा कि आप एडमिशन ले लीजिए, आपको अच्छा लगे तो एडमिशन लीजिएगा, ठीक है, लेकिन अभी से पढ़ाई आप चालू कर दीजिए। चाहे सेल्फ कीजिए, चाहे किसी के गाइडेंस में कीजिए, चाहे किसी कोचिंग के साथ कीजिए। हाँ, बस इतना कहूँगा कि थोड़ा समझदारी के साथ जो पढ़ना है, और इतर मत पढ़िएगा। किसी का गाइडेंस चाहे जहाँ से ले लीजिए, कोई बड़ा भाई हो, कोई शिक्षक हो, कोई भी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, हम लोग अरस्तु को पढ़ रहे थे। अब देखिए अरस्तु में क्या है कि अरस्तु को हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया था, उनकी जीवनी देखी थी, और थोड़ा सा हम उसके उनके दर्शन के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन जो लोग उसको लेक्चर को देखना चाहते हैं देख लें, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे उसको क्विक रिवीजन जल्दी से करा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अगर अरस्तु के बाद कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स जो आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अरस्तु वास्तव में एक महान दार्शनिक थे, और उनके बारे में विभिन्न लोगों ने अपनी राय व्यक्त की। उनकी महानता का पता हम इसलिए लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। कुछ थॉट्स जो हैं वो लिखूंगा, थॉट्स थिंकर के विचार ऐसे आए थे जिनको देख के आप इनकी महानता के बारे में आराम से जो है समझ सकते हैं। देखिए, अरस्तु को द ग्रेट फिलोसफर कहा गया, महान दार्शनिक। मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, द ग्रेट फिलोसफर, महान दार्शनिक। ये किसने कहा? थोड़ा सा जब स्टेटमेंट कोट करते हैं या फिर इस तरह का पूछा जाता है कई बार पेपर में, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और इनके अरस्तु के बारे में भी समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपने थॉमस एक्विनास का नाम सुना होगा। थॉमस एक्विनास, इन्होंने क्या बोला? महान दार्शनिक, द ग्रेट फिलोसफर बोला गया। अरस्तु के बारे में इससे समझ सकते हैं। एक और चीज़ है मैं आपको बताता हूं, जो अरब थे, अरब क्यों बोलेंगे? देखिए, अरब के बारे में भी जानेंगे, क्या उनका रिश्ता था, कैसे संबंध बना, ठीक है। उन्होंने इंडिया के बारे में क्या बोला, हम बहुत डिटेल से आज समझने वाले हैं। उसके बाद अरब ने इनको बोला द टीचर, द टीचर, ठीक है। ये किसने बोला? अरबों ने बोला। एक्चुअली द टीचर नहीं होगा, ये मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, द फर्स्ट टीचर होगा, ठीक है, फर्स्ट, प्रथम शिक्षक। इसके बाद आगे थोड़ा सा एक आध स्टेटमेंट और देखें तो प्लेटो के साथ बहुत घनिष्ठता थी, और प्लेटो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो प्लेटो ने इनको क्या नाम दिया था? माइंड ऑफ एकेडमी, मस्तिष्क, एकेडमी का मस्तिष्क इन्होंने बोला। ये किसने बोला? प्लेटो ने, ठीक है, प्लेटो ने बोला। अगर हम दांते की बात करें, ठीक है, दांते के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अगर दांते को नहीं जानते तो एक बहुत
देखिए हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं और बहुत कुछ सीखने लायक होता है। सारी मूवीज़ एक जैसी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि हर मूवी का कुछ मैसेज, हालांकि मैसेज तो होता है। क्या बोलते हैं इसको, कि जो सिनेमा होता है वो समाज का दर्पण होता है। एक मूवी आई थी इन्फर्नो, अगर मुझे याद नहीं, बहुत पुराना, शायद यही नाम है इन्फर्नो। उसमें इरफान पठान थे, ठीक है, इरफान पठान जी भी थे। तो उन्होंने मूवी में बड़ा अच्छा रोल किया था, एक शायद इंस्पेक्टर का रोल किया था, पुलिस ऑफिसर का। तो वहाँ पे दांते के विचारों को थोड़ा सा हाईलाइट मिलता है। अब लोग देख, जैसे जब हम लोग पढ़ेंगे, मेरा यही मतलब है कि मैं प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाता हूँ, बातें करते करते पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोग को कठिनाई महसूस ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि प्लेटो के बारे में बात करने के बाद अगर हम दांते के बारे में बोलें, दांते, ये भी एक पांते नहीं होगा, दांते होगा, ये डी है। तो देखिए दांते का जो सीधा सा स्टेटमेंट है, यहाँ पे बात करें तो दांते इनको बहुत बुद्धिमान समझते थे, ठीक है, बुद्धिमान समझते थे। क्या बोलते थे, देखिए इन्होंने दांते को बोला, दांते ने इनको बोला, क्या बोला कि जो अरस्तु थे वो सब कुछ जानने वालों के मास्टर थे, ठीक है, यानी कि मास्टर ऑफ दोज, मैं रियल उनके वर्डों में लिख रहा हूं, मास्टर ऑफ दोज हु नोज, ठीक है, मतलब जो जानते हैं, जो जानने वाला है उसके मास्टर है, यानी कि कितना ज़्यादा सम्मान उनके लिए दिख रहा है, कितना आदर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें सिसरो की, सिसरो के स्टेटमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं लिखाते चल रहा हूँ। सिसरो की अगर हम बात करें तो सिसरो क्या बोलते हैं, सिसरो बोलते हैं कि अगर प्लेटो की वाणी या प्लेटो की जो बातें कही हैं वो चांदी के समान है, तुलना करते हैं तो बोलते हैं अरस्तु का प्रत्येक वाक्य, ठीक है, जो एक बहती हुई सोने की नदी के समान है। इनका जो रियल स्टेटमेंट है कुछ इस प्रकार है कि इफ प्लेटोज प्रोज इज सिल्वर देन अरिस्टोटल, इनको अरिस्टोटल ही बोलते हैं हम इंग्लिश में, अरिस्टोटल। मैं बताऊंगा कि इनका नाम अरिस्टोटल से अरस्तु कैसे पड़ गया, ठीक है। और खैर वो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड भी कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा नाम तो परिवर्तन हो ही जाता है, जैसे सिकंदर का ही देख लीजिए, तो सिकंदर का जो नाम था वो था अलेक्जेंडर, ठीक है, लोग बोलते थे यूरोप वगैरह में अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं। अलेक्जेंडर के देखिए हम लोग सिकंदर बोलते हैं, लेकिन सिकंदर जो है भारतीय रूपांतरण नहीं है, सिकंदर पारसियों ने नाम दिया था, ठीक है, सिकंदर पारसियों ने नाम नहीं दिया, पारसियों का दिया नाम है, भारतीयों ने नहीं दिया था। बात करें संस्कृत में तो उसको अलछेंद्र बोलते थे, अलछेंद्र, ठीक है। तो लेकिन वो फेमस ज़्यादा हो गया। तो जैसे कि प्लेटोज क्या था इनका, अ फ्लोइंग रिवर ऑफ गोल्ड, ठीक है। अगर जो है मतलब यहाँ पे देखें तो जो प्लेटो की बात है वो चांदी के समान है, तो अरस्तु का जो वक्तव्य है या अरस्तु के जो विचार हैं वो बहते हुए सोने के नदी के समान है, ये सिसरो का कहना है। तो इसको आप मैनेज करके आप हिंदी में लिख लीजिएगा, मैं साथ में बता रहा हूँ, आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं होता। अगर अब हम आते हैं उनकी जीवनी पे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्लास बहुत लंबी नहीं खींचेंगे क्योंकि अब बैक टू बैक हमारी क्लासेस रहेंगी। अगर इनकी जीवनी की बात करें तो देखिए एक्चुअल में जैसे अगर मैं बोलूँ 384 BC बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व, तो एग्जैक्ट टाइम पे मत जाइएगा क्योंकि पेपर में आता नहीं है। कई बार आप गूगल वगैरह करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे मिलेगा, प्लेटो के साथ भी यही है, तो उस पर मत जाइएगा, ठीक है। हम मोटा मोटा लिख सकते हैं, इनका जो जीवन काल रहा 384 BC या बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व से लेके 322 BC बिफोर क्राइस्ट, या फिर आप हिंदी में लिखें तो ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, ये इनके जीवन का पूरा काल रहा। अब यहाँ पे देखिए इनका जो जन्म हुआ था स्टाग्रिस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अब आप जान रहे हैं 384 ईसा पूर्व में ही हुआ था, 384 ईसा पूर्व स्टाग्रिस में हुआ था, ठीक है।
और इनका जो ज़्यादातर जीवन बीता एथेंस में भी था। ठीक है, कहाँ बीता? एथेंस में, एथेंस में बीता। ठीक है, एथेंस में बीता। तो एथेंस में क्या था कि इनका पूरा जीवन बीता, लेकिन बेसिकली अगर स्टाग्रिस की हम बात करें तो ग्रीक का जो उत्तरी हिस्सा था वहां पे पड़ता था, यानी कि मूलतः ये वहां के नहीं थे। अच्छा, एथेंस में जो लोग बाहर से आके रहते थे उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था मेटिक। क्या बोला जाता था? मेटिक। तो यानी कि अगर आप देखें तो ये क्या थे? एथेंस में इनको मेटिक बोला जाता था। तो ये मेटिक थे, कहाँ के लिए? एथेंस के लिए, यानी कि पूर्ण रूप से वहाँ के नागरिक नहीं थे। अच्छा, अब बात करते हैं कि इनका आगे का जीवन कैसे बढ़ा। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता क्या थे? एक फिजिशियन थे, एक डॉक्टर थे। कहाँ पे? जो है मैसिडोनिया में, मकदूनिया में। ठीक है, आप इंग्लिश में लिखेंगे तो मैसिडोनिया, हिंदी में लिखेंगे तो मकदूनिया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैसिडोनिया में ये क्या थे? राजवैद्य थे, एक फिजिशियन थे। अब देखिए, जिसके जीवन में जो चीज़ होती है वो उससे प्रभावित होता ही होता है, इसके ज़्यादातर चांसेस हैं। अब इसी का आगे अगर आप देखें तो इसी को नेपोटिज्म आज के समय में कह दिया जाता है। नेपोटिज्म क्या है कि उनको प्रिविलेज देना, लेकिन चीज़ें सीख लेना वो बात अलग होती है। जैसे कि आप जितने भी एक्टर वगैरह देखेंगे वो बेटर जो है, उनके बच्चे ज़्यादातर जो है बच्चे अच्छे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ बनते हैं, क्योंकि उनके लिए माहौल ही ऐसा होता है, सीखना भी ऐसा होता है और एक ब्राइट करियर भी उनको दिखता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो जजमानी सिस्टम था, ठीक है, जब इंडियन थॉट्स पढ़ेंगे वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम इसको। जो जजमानी सिस्टम था क्या था कि जो ब्राह्मण के यहाँ पैदा होगा वो ब्राह्मण ही बनेगा और ब्राह्मण का कर्म करेगा, जो क्षत्रिय के यहाँ पैदा होगा वो क्षत्रिय का कर्म करेगा, जो वैश्य और शूद्र के यहाँ होगा, ये कर्म की बात हो रही है, अदर बात नहीं हो रही है। यानी कि जजमानी सिस्टम में क्या था कि जैसे मतलब ब्राह्मण हो गया, ठीक है, अगर कोई वैश्य है उसके यहाँ अगर शादी पड़ी है तो वह उसके यहाँ जाएगा, शादी सुनाएगा, मतलब आपस में ही सारा काम कर लेते थे, स्किल थी। ठीक है, और या मान लीजिए कि जो समाज की सुरक्षा की बात आ गई, ठीक है, तो उसके लिए क्षत्रिय हमेशा आगे रहेगा। कोई ऐसा पेड सिस्टम नहीं था, आपस में ले दे के सारा काम करा लेते थे। तो धन की इतनी आवश्यकता भी नहीं होती थी, साधारण जीवन चलता था। ग्रामीण जीवन, फिर नगरीय सभ्यताओं का विकास हुआ, चीज़ें बदली। ठीक है, तो ये क्या थे? राज्यवैद्य थे। अब राज्यवैद्य होने के नाते इन्होंने नेचुरली, इनका जो इंटरेस्ट था वो किस में था? जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में इनका नेचुरल इंटरेस्ट था। अच्छा, इनकी बचपन की आदत थी, ठीक है, थोड़ा सा जब हम थिंकर के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं समझ के, तो हमारा इंटरेस्ट उस विषय में जागता है ना, तो इसलिए, और उसके उनके जो विचार आते हैं उनको हमको समझने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। देखिए, अब ये जीव विज्ञान में इंटरेस्ट होने के नाते इनका ये बचपन से ही क्या जिज्ञासु हो गए पढ़ने के लिए? वर्गीकरण। वर्गीकरण में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, हर चीज़ का वर्गीकरण कर देते थे। देखिए कि ये जैसे बोल दिए कि शरीर है तो बोल दिए ये वाला जो पोर्शन है पूरा हाथ का है, इसको अपन हाथ ही मानते हैं, पूरा बॉडी नहीं मानते। ठीक है, फिर इसको ये कर देते हैं, तो इस हिसाब से वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि हम लोग करते हैं ना सामाजिक विषयों में, इतिहास का, भूगोल का, राजनीति का, सिविक्स का, ठीक है, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स को देखते हैं, तो इस हिसाब से वर्गीकरण करते थे। वर्गीकरण करने के साथ इनकी एक आदत थी, ये फैक्ट बहुत ढूंढते थे, तथ्यों का जो इनको खोजने की एक आदत थी, हर चीज़ के पीछे पड़े जाते थे तथ्यों का जो है वर्गीकरण करते समय। आगे हम देखेंगे कि राज्य के प्रकार का वर्गीकरण कर दिया, ठीक है, वो इनके विचारों में आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो ये तो रहा ठीक, ये तो ये करते थे, इनकी आदत पड़ गई। इसके साथ इन्होंने आगे क्या किया, जैसे हम लोग जब इनका सिद्धांत वगैरह पढ़ेंगे, सौद्देश्य मूलक, हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है, तो वहाँ पे भी देखेंगे वर्गीकरण किए पड़े हैं। ठीक है, राज्य के बारे में पॉलिटी है, प्रजातंत्र है, राजतंत्र है, ठीक है, इसका वर्गीकरण इन्होंने कर रखा है। तो हर जगह वो बचपन की आदत थी, वो छूटती नहीं है। आगे देखें तो जब ये 17-18 साल के लगभग हो गए तो इनके पिताजी ने इनको कहाँ भेज दिया? एथेंस। पहली बार एथेंस जाते हैं। ठीक है, एथेंस में ये कहाँ पे गए? प्लेटो की एकेडमी में। ठीक है, प्लेटो की एकेडमी में इन्होंने एंट्री मारी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत ही शार्प थे, इनकी बचपन से ही क्यूरियोसिटी चीज़ों में थी, जीव विज्ञान का नॉलेज भी था। ठीक है, और साथ में इनका जो है जब वहाँ पे एंट्री इन्होंने की तो दर्शन के क्षेत्र में भी इनका ज्ञान बढ़ा और धीमे धीमे ये प्लेटो की निगाह में आने लगे। ठीक है, प्लेटो की निगाह में आने लगे। जब ये प्लेटो की निगाह में आ गए तो प्लेटो इनसे प्रभावित बहुत ज़्यादा, पहले इनके बारे में सुना, उसके बाद शिक्षकों से सुना, फिर देखा और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और प्लेटो ने इनको जो है मैंने बताया कि माइंड ऑफ एकेडमी, यानी कि मस्तिष्क इन्होंने बोला इनको,
बोला कि भैया जो हमारा एकेडमी है ना, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, पूरा जो माइंड है वो इन्हीं के पास है। अगर इनको माइंड ऑफ एकेडमी भी बोलें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आगे ये विचार चलते रहे, दोनों में काफ़ी सहयोग बढ़ा। लेकिन एक बात थी, हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्लेटो आदर्शवादी थे, ज़्यादा आदर्शवादी तो ये भी थे, लेकिन प्लेटो जो है कल्पनावादी ज़्यादा थे। आप कह सकते हैं कि आदर्शवाद भी एक प्रकार से कल्पनावाद होता है। थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे जब हम इस सिद्धांत आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे समझिए कि प्लेटो कल्पना ज़्यादा करते थे, हर चीज़ में आदर्श ढूंढते थे, व्यवहारिक पक्षों पे ध्यान नहीं देते थे। क्योंकि शुरू में अगर प्लेटो को आप पढ़ेंगे तो प्लेटो ने बोला कि विधि का राज्य में कोई स्थान नहीं है, एक नैतिकता के बल पे स्वतः संचालित होनी चाहिए। कर्म के हिसाब से बांट दिया उन्होंने कि भाई देखो आप ये इस काम में अच्छे हो, आप ये करो, आप इस काम में अच्छे हो, आप ये करो। सैनिक वर्ग हो गया, उत्पादक वर्ग हो गया, दार्शनिक वर्ग जो एक कह सकते हैं कि संरक्षक वर्ग आ गया, सैनिक और राजा वर्ग। तो इस हिसाब से इन्होंने बांट के रखा था। उसके बाद बोला कि किसी के बच्चे नहीं होंगे, ठीक है, बच्चे होंगे तो सबके बच्चे होंगे, जो साम्यवाद की बात हो, सभी औरतें सभी की पत्नियां, सभी पुरुष सभी के पति होंगे। तो ये कितना प्रैक्टिकल है, ठीक है। और ऐसा तो मान लीजिए थोड़ा बहुत चले भी, लेकिन आप देखेंगे किसी के बच्चे हैं, उनसे बच्चे पैदा होते ही हटा के एक राजकीय का एक भवन में रख देंगे जहाँ पे सभी को मिला दिया जाएगा, कोई पहचान नहीं पाएगा कि किसका कौन सा बच्चा होगा। ये प्लेटो के साम्यवाद के विचार, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग को इंटरेस्ट भी आ रहा होगा इसमें। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, किसी का बच्चा आपसे छीन ले तो वो आपको जीने देगा, वो तो जातीय दुश्मन आपको मान बैठेगा। तो ये सब विचार थे। लेकिन जो अंतिम में हालांकि इन्होंने रियलाइज़ किया प्लेटो ने कि बोले कि यार ऐसा ना, ये चीज़ मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। हमने लिख तो दिया बातें, इसीलिए अंतिम में इन्होंने लॉज वगैरह लिखी। तो उस समय अरस्तु उनके साथ थे और अरस्तु पे इस बात का भी बहुत प्रभाव पड़ा कि जब वो कानून की बात करने लगे थे तो उस समय उनके साथ अरस्तु थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अरस्तु इन तथ्यात्मक बातों पे ज़्यादा विचार करते थे। हुआ क्या, इन्होंने अगर देखा जाए तो लगभग 20 वर्ष वहाँ पे बिताए एथेंस में। अब यहाँ पे बात ये चली कि दोनों में मतभेद हो गया। किसमें? प्लेटो और अरस्तु में मतभेद होना ही था। प्लेटो कल्पनावादी थे और अरस्तु क्या थे? तथ्यों पे जाते थे, उसका वर्गीकरण करते थे, उसके पीछे की वजह ढूंढते थे। तो दोनों में क्या हुआ? विवाद हो गया। और जब विवाद हुआ तो अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था गुरु चेले में, लेकिन जब विवाद हुआ तो अरस्तु ने बोला कि ये प्लेटो जो है कि सर आप जो है जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उस पर ध्यान नहीं देते। तो प्लेटो ने बोला, क्या बोला कि तुम उस गधी के बच्चे हो। कैसे हो? गधी के नहीं, घोड़े के। तुम बोले घोड़ी के बच्चे हो, और ये सच में बोला था। बोले तुम उस घोड़ी के बच्चे के समान हो जो दूध पीने के बाद अपनी माँ को ही लात मारने लगता है। क्या बोला? इन्होंने बोला था, प्लेटो ने अरस्तु के लिए बोला, ठीक है, कि घोड़ी के बच्चे के समान जो दूध पीने के बाद अपनी माँ को ही लात मारता है। ठीक है, ये तो कंसिडरेबल है कि वो एक एग्जाम्पल दे रहे थे, लेकिन इतना अतिशयोक्ति हो गई और बाद में विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस विवाद के चलते जब 347 ईस्वी में 347 ईसा पूर्व, देखिए आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप बोल रहे होंगे सर ये टाइम उल्टा क्यों जा रहा है ना, पैदा तो ये कब हुए? 384 में, क्रम आ रहा है 347 तक, उल्टा क्यों जा रहा है टाइम? देखिए ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोग नए भी जुड़े होते हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ये मान के चलिए ये टाइम लाइन है। अब ये वो वाली नहीं, एवेंजर्स वाली टाइम लाइन नहीं है कि खींच दिए यहाँ से और जो ऐसा होता है वो सच की भी टाइम लाइन नहीं है, ठीक है। मूवीज़ मुझे पता है आप लोग बहुत देखते हैं, तो ये टाइम लाइन है ना। यहाँ पे कोई मड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक, यहाँ से हमने काउंट करना चालू कर दिया ईसा पूर्व को। अभी हम लोग 2022 में हैं, 10-5 सेकंड में बताऊँगा। और अगर इसके पहले का टाइम हमको लेना हो तो कैसे करेंगे भैया? 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 347 साल पहले, ठीक है। तो अगर 1 साल यहाँ से बीत जाएगा, हमको इस तरफ हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, समय उल्टा तो चल नहीं रहा है, टाइम मशीन तो है नहीं, तो ये क्या आएगा? 346 साल पहले। ऐसे करते 1 साल पहले, 0 साल पहले, फिर क्रम आगे बढ़ेगा। तो इसलिए उल्टा चलता है। जो पहले है, क्योंकि ईस्वी की बात कर रहे हैं तो ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व इसकी बात हम लोग करते हैं, तो इस हिसाब से टाइम इस तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग बच्चे होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होती है, लेकिन ऐसा डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को पता है। तो 347 ईस्वी में क्या हुआ कि प्लेटो की मृत्यु हो गई।
और ऐसा क्योंकि ये मस्तिष्क थे एकेडमी के और काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान भी थे, प्रभावशाली व्यक्ति भी थे, लेकिन इस कारण से क्या हुआ कि विवाद के चलते इनको डायरेक्टर बनना था और उन्होंने सोच भी रखा था कि हम ही जो है अगले जो सबसे प्रमुख पद है एकेडमी का उस पर हम ही बैठेंगे। लेकिन बात क्या हुई, क्योंकि विवाद था और प्लेटो की उस समय मृत्यु हुई तो इनको डायरेक्टर का पद नहीं दिया गया, इनको निदेशक का पद या एकेडमी का जो प्रमुख पद था वो इनको नहीं दिया गया। तो इससे इनको बहुत बुरा लगा और उसी के साथ 20 साल वहाँ पे बिताने के बाद एथेंस इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, एथेंस छोड़ दिया इन्होंने, और एथेंस जब छोड़ा तो लगभग 300, देखिए टाइम फिर नीचे जाएगा, 338 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, सॉरी ईसा पूर्व में आप देखेंगे 338 ईसा पूर्व में जो मकदूनिया के राजा थे फिलिप ने फिलिप के बेटे को, जिसका नाम कि सिकंदर था, ठीक है, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर आप कहें, सिकंदर का शिक्षक बनने का मौका मिला। अब सिकंदर उस समय लगभग यही 12-13 साल का रहा होगा, अपन एग्जैक्ट बात नहीं करते, पेपर में आना भी नहीं है, इतिहास में कहीं कहीं डेट का जब चेंजेस है तो ठीक है, मोटा मोटा लेते हैं, 12-13 साल का रहा होगा। तो जब ये 12-13 साल का था तो कुछ ही समय बाद इनके पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो चीज़ें बदलने लगती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि पिताजी की मृत्यु हो गई, सिंहासन पे बैठ गए, बड़ी साम्राज्य, बड़ी सेना इनको मिली, बहुत महत्वाकांक्षी था, इसने बोला हम दुनिया जीतेंगे, और थोड़ी सी स्किल भी थी तो बढ़ा आगे और हराते हुए आगे बढ़ने लगा और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर रहा था। उस क्रम में हुआ क्या, देखिए एक महत्वपूर्ण घटना हुई। जिस एथेंस में इनको अपमानित होना पड़ा था, जहाँ पूरा एथेंस इनको बहुत बुद्धिमान जानता था, वहाँ पे ऐसे पद से हटा देना एक प्रकार से इनके लिए सम्मान की बात नहीं थी। तो हुआ क्या कि जब भाई ये गुरु थे किसके, सिकंदर के, और 335 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, माफ़ कीजिएगा, 335 बीसी में इन्होंने जो है एथेंस को जीत लिया। ठीक है, एथेंस को जीत लिया। अब एथेंस क्या हो गया, उपनिवेश एक प्रकार का हो गया, उनके तहत आने लगा। किसकी चलेगी अब, सिकंदर की। सिकंदर से अगर कोई उनके गुरुजी बोलेंगे कि हमको कुछ करना है तो क्यों नहीं चलेगी। तो अब लेकिन एक बात और बिगड़ती है यहाँ पे कि इन्होंने बोला कि भैया देखो हम आते हैं एथेंस अपनी खुन्नस निकालने, तो इन्होंने बोला कि जो एकेडमी चल रही है चलने तो कोई बात नहीं, हम एक और काम करते हैं, हम लीसियम खोल लेते हैं। ठीक है, लीसियम, लीसियम ऐसे लिखिए, इनकी संस्था का नाम लीसियम, इन्होंने अपनी खुद की संस्था एकेडमी स्थापित की जिसका नाम लीसियम रखा ना, लीसियम रखा, और बोला कि हमारे रूल्स भी ऐसे होंगे, आप लिखते हो एकेडमी के बाहर कि गणित का ज्ञान ना हो तो मत ही आइए। ठीक है, एंट्री नहीं है बिना गणित के, ज्योतिषी के ज्ञान के। हम बोलते हैं सब आओ, सब आओ, 2 शिफ्ट में क्लास चलाएंगे, मॉर्निंग में स्टूडेंट पढ़ेंगे, इवनिंग में जिसको भी आना है पढ़ो। ठीक है, तो 2 शिफ्ट में क्लास सच में चलाते थे, मॉर्निंग में स्टूडेंट रहते थे, इवनिंग में जो भी आते थे, यानी कि सर्व शिक्षा एक प्रकार से आप देखें तो सर्व शिक्षा की नींव इन्होंने रखी और सभी के लिए दर्शन के द्वार खोल दिए। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, सभी के लिए इन्होंने दर्शन के द्वार खोल दिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी तुलना अगर करें तो ये सिर्फ गैर नागरिकों के लिए नहीं था, ठीक है, मतलब सभी के लिए था। एकेडमी क्या करती थी, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को लेती थी जो मैथ्स वगैरह में अच्छे होते थे, उनका क्लासिफिकेशन भी अलग था, ये सभी के लिए खुल रखे थे। अच्छा, इस दौरान बड़ी घटनाएं हुई क्योंकि ये उनके गुरु थे सिकंदर के, और सिकंदर भी जो है, सिकंदर के एक और गुरु थे। ठीक है, ये इन्होंने सलाह दी थी सिकंदर को कि अगर आप इंडिया जा रहे हो, उस तरफ जा रहे हो फारस की खाड़ी से होते हुए, तो एक देश पड़ेगा भारत, और भारत जब पड़ेगा तो भारत में आप जाना मत। क्यों नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे आप लड़ नहीं पाओगे। सिकंदर ने बोला अरे ये क्या बोलते हैं गुरुजी, बोले कि ऐसे गोल घूम के चले आना। ठीक है, वहाँ से गोल घूम के पारस होते हुए ऐसे वापस आ जाना। तो उसके बाद जो है जिद्दी था, उसको जीतना था, तो सिकंदर महान जो है क्या आगे बढ़े, तो इन्होंने तो बोला कि ठीक है, किसी भारतीय साधु का जिक्र इन्होंने भी किया था, ऐसा मिलता है, कई किताबें हैं। तो एक इनके गुरु थे डायनोसियस। ठीक है, डायनोसियस से इन्होंने पूछा कि सर आप क्या चाहते हैं, गुरुजी आप क्या चाहते हैं। डायनोसियस थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के बहुत ज़्यादा थे, वो अदर सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे जैसा कि अरस्तु देते थे। तो डायनोसियस ने बोला, उन्होंने पहले तो भाव नहीं दिया, फिर इन्होंने पूछा क्योंकि बालक जिद्दी था, बोला गुरुजी हम लाएंगे। तो बोले ठीक है, जाके कोई भारतीय साधु अगर मिले, भारतीय परंपरा भारतीय संस्कृति का हमने बड़ा महत्व सुना है, अगर कोई भारतीय साधु आप ला सको, क्योंकि आप महाराजा हो तो आप उनके दर्शन हमें करा सको, हम भारत तो जाएंगे नहीं, ठीक है, तो आप उनके दर्शन करा सको या उनको राजकीय सम्मान के साथ यहाँ ला सको तो बड़ी कृपा आपकी होगी। तो बोले बस इतनी सी बात।
ठीक है, बिल्कुल लाएंगे। तो उस दौरान जब सिकंदर आया, सिकंदर का सामना बहुत जगह हुआ था। सिकंदर ने, आपको पता है, जीवन में हाथी नहीं देखे थे, और जब भारत में आक्रमण हुआ, छोटे मोटे राजाओं को तो हरा ही दिया था उसने, क्योंकि नाम था कि पूरी दुनिया को जीतता हुआ चला रहा है। कुछ लोग डर ही गए, कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो जब पोरस के बाद आया, पोरस के सामने, तो पोरस ने कहा कि अरे ठीक है, हम भी अपने आप में बहुत कुछ हैं। आक्रमण हुआ, सिकंदर गए घोड़ों वोड़ों के साथ युद्ध करने। सामने से क्या, हाथी की फौज आई। वो जंगल था, जंगल में जब लगातार हजारों हाथी दौड़ेंगे तो क्या होगा, भूचाल आएगा ना। ये घोड़े से पूरा जमीन हिल गई, सिकंदर की हालत खराब हो गई, पसीने छूट गए। और सिकंदर जब जंगल के बाद, थोड़ी दूर के बाद जब हाथी दिखने लगे, सिकंदर घोड़े पे बैठा और वो लोग हाथी पे बैठे। अब तलवार लेके क्या कर लोगे भाई, ठीक है, तीर कमान भी उतने अच्छे, तीरंदाज वगैरह भी नहीं थे वहाँ पे ज़्यादा, तो मतलब थे, लेकिन वो स्थिति नहीं थी। अब ये हारने वाली स्थिति में आ गए, हाथी के पाँव के नीचे आए तो गड़बड़ हुआ। उसी युद्ध में किसी तरह अपने आप को बचाए और वहीं से भाला फेंक के इनको मारा गया, ये घायल हो गए। और उसी बुखार में, सच कई मानिए, क्योंकि इतिहास कई बार तलवार के बल पे लिखा जाता है, ठीक है, जो लिखा है उसी को मान लीजिए, लेकिन वहीं के घायल ये वापस लौटे और बचे नहीं, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इलाज वगैरह काफ़ी लंबे समय तक चला, लेकिन ये अपने घर भी वापस नहीं चले। अरब के रास्ते होकर जाना था इनको, वहीं रास्ते में ये अपनी देह त्याग दिए। अब एक छोटा सा जिक्र आपको बता देता हूँ, क्योंकि थंबनेल में है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इनके गुरु ने कहा था भारतीय साधु को लाना। तो जब ये 2-3 बार साधु से मिले, एक तो नागा साधु से पहले मिले, तो नागा साधु बोला कि क्या मतलब, सेना देख के हमारी डरी नहीं, इतनी बड़ी सेना जा रहे हैं, आप शांति से बैठे हैं। बोले क्या, इनसे क्या डरना है, छोटी मोटी चीज़ें। तो एक बहुत प्रसिद्ध साधु थे उससे हमारे, डांडिन। डांडिन का क्या था कि डांडिन को ये बोले कि अच्छा अब चलना है, अब भारत से निकल रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, साधु की खोज कीजिए। तो इनके जो सेनापति थे गए साधु को खोजे, और साधु को खोजने के बाद जो है मिले, तो बोले कि आपको सिकंदर ने बुलाया है। तो बोले कौन सिकंदर, कहाँ का सिकंदर? बोले एक ही भैया, देखो सिकंदर या तो वो है या तो मैं सिकंदर हूँ, और कोई सिकंदर नहीं है मेरे आगे। बोले नहीं चलिए, नहीं तो आपका सिर कलम कर देंगे। बोले हटो, तुम्हारे जैसे बहुत सिकंदर देखे। तो जाता है, उसको ताजुब होता है कि डर क्यों नहीं रहा है भाई, पूरा जहाँ मैं जाता हूँ सब कांपने लगते हैं। उसने सिकंदर को बताया, सिकंदर बोला चलो हम ही देखते हैं कितनी बड़ी तोप है ये। बोला ये फटे चिटे कपड़े पहने, नंग धड़ंग फ़कीर टाइप का आदमी। बोले कि देखो, उसने बोला सिकंदर ने कि देखो आप दुनिया में जो मांगो मैं दे दूंगा। तो बोले तू कुछ मुझे दे ही नहीं सकता, मैं पहले से ही बहुत रईस और संपन्न हूँ। तो बोला कि मैं आपकी जान ले लूँगा, सिर कलम कर दूंगा। तो बोले कि भाई ठीक है कर दो, भिखारी आदमी तो हो ही ना, जान ही लोगे ना, ले जाओ, मैं तो देता हूँ, भीख देता हूँ तुमको। तो सिकंदर को लगा ये कहाँ फंस गए। तो बोले मैं सिकंदर हूँ, मैं बोल दूँ तो पहाड़ चल जाए, नदियाँ रास्ता बदल दे। तो बोले वही बोल, बदल के दिखा भाई, तेरे बोलने से बदल जाता है। सिकंदर बोला अरे यार ये क्या हो गया, ये तो उल्टा पड़ रहा है हम पे। तो बोला अच्छा जो मांगोगे, अब गुरु जी ने कहा है, हमने बात भी रखी है, तो जो मांगोगे वो हम देंगे। तो बोले क्या दे दोगे? बोले जितना मांग सको उतना देंगे, हमारे पास बहुत है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम मान जाएंगे आपकी बात, हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बोले मान लीजिए कि आप कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं, ये काफ़ी फेमस कोट है कि आप फंस गए हैं एक रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में फंसने के बाद आपको चाहिए पानी, ठीक है। आपको लगता है कि सिर्फ एक बर्तन में या अभी कहिए तो एक गिलास में पानी है, उस गिलास पानी में आपका जीवन बच जाएगा। तो उन्होंने बोला हाँ। तो बोले कितने कीमत दोगे? बोले जितना जो मांगे। बोले आधा राज्य दोगे? बोले हाँ हाँ आधा राज्य दे दूंगा। बोले अगर फिर भी ना दे कोई, आपका जीवन बचना है और एक ही गिलास पानी है वहाँ पे, आपको जीवन बचाना है इन प्रकार, पूरा राज्य मांगे। बोले कि हाँ जीवन तो जरूरी होता है ना, पूरा राज्य दे देंगे। तो बोले तुम्हारे पूरे राज्य की कीमत एक गिलास पानी है और वो मेरे पास पर्याप्त है, तो मैं तो जाने से रहा। सिकंदर जो है पूरी तरह से वहाँ हार गया। एक भारतीय साधु ने उसको जो है एकदम विवश कर दिया, पूरी तरह से लाचार कर दिया। मृत्यु भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसने बोला तू तो भिखारी है, जाने तो लेगा, ले मैं देता हूँ तेरे को भीख में। तो वो वहाँ पे भी फंस गया। तो आखिर में उसको खाली हाथ लौटना ही पड़ा। अब किसी और रास्ते को पकड़ के ले जाता, ये तो बात दूसरी थी क्योंकि वो पहुँच ही नहीं पाया। तो ये तो बातें थी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है कि सिकंदर दोबारा जब ये अरस्तु एथेंस में थे तो वहाँ पे इन्होंने दोबारा विवाह किया। अब पहले विवाह के हर पत्नी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने जब दोबारा विवाह किया तो इनका जो पुत्र पैदा हुआ, अच्छा इनके पिता जो राजवैद्य थे इनका नाम था निकोमेकस, ठीक है, निकोमेकस। और अपने पिता के प्रति ही प्रेम जताते हुए इन्होंने दोबारा जो है अपने पुत्र का नाम निकोमेकस रखा, ठीक है। अच्छा निकोमेकस ऐसे मैं हिंदी में लिख देता हूँ। इनकी पत्नी का नाम हरपेलियस था, ठीक है, हरपाइलियस था, और जिससे इन्होंने शादी की। निकोमेकस पैदा हुआ। निकोमेकस इनके पिताजी का ही नाम था। इन्होंने जो सिद्धांत लिखे उसको निकोमेकियन
सिद्धांत बोला जाता है। उन्होंने एथिक्स के जो भी सिद्धांत थे अरस्तु के, उसको कंपाइल किया, एक जगह दिया। हम लोग जो पढ़ते हैं पॉलिटी वाला सिद्धांत पढ़ते हैं। पॉलिटी जो उन्होंने लिखी थी राजनीति से संबंधित, दर्शन से भी संबंधित बहुत सी पुस्तकें इनकी थी, हालांकि सभी इसमें प्राप्त नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो निकोमेकस थे। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या कि सब कुछ तो ठीक चला था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है, जो कि हमने बताया लौटते हुए रास्ते में, तो एथेंस वासी इनसे गुस्सा थे। क्यों? क्योंकि भैया एथेंस में पहले तो इनको सम्मान उतना मिला नहीं, दूसरी बात ये आ गई थी कि एथेंस में इनके द्वारा शासन किया जा रहा था, ठीक है, क्योंकि जिसने शासन कर रखा था वो उनके ये गुरु थे। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ज़बरदस्ती शासन करेगा, नियम थोपेगा, तो आपके अंदर एक वो तो चिढ़ तो रहेगी। और जब सिकंदर मर गया और यहाँ के लोकल लोगों ने अपनी सत्ता का विस्तार किया और अपनी पकड़ मजबूत की, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होना था, ये लोग क्या करते, अरस्तु का वही हाल होता जो सुकरात का हुआ था, ठीक है, राजद्रोह वगैरह में करके इनको जो है मृत्युदंड दिया था। तो ये पूछा जाता है कि दर्शन के खिलाफ, दर्शन के विरुद्ध, इंपॉर्टेंट है ये, दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध, दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध क्या था, होने वाला था, ठीक है। तो पहला अपराध तो दर्शन शास्त्र के विरुद्ध या दर्शन के विरुद्ध था कि प्लेटो के गुरु को, ठीक है, सुकरात को मार दिया गया था। तो दर्शन के विरुद्ध अब अरस्तु की बारी आ गई थी, फंस गए थे बुरे। तो दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध ना हो, इसलिए अरस्तु कालचिस चले गए। हालांकि एक साल बाद इनकी मृत्यु हो गई 323 बीसी में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। तो ये तो पूरा जीवन काल रहा इनका, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से हमने पढ़ा। और आगे थोड़ा सा हम देखें, नेक्स्ट क्लास हमारी जारी रहेगी, ऐप पे जारी रहेगी, अब कंटिन्यू हम चलेंगे। थोड़ा सा 2-4 दिन का डिले रहेगा, उसके बाद क्लास कंटिन्यू रहेगी। देखिए डेमो क्लास भी अपलोड होती रहेंगी। तो अब इनके विचारों की बात करें तो इन्होंने जो पद्धतियाँ यूज की, जो अप्रोच यूज़ किए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अप्रोच जो उपागम कुछ होते हैं, उपागम का मतलब होता है कि किसी भी माध्यम से आप किन परेशानियों का सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, उसी को उपागम कहते हैं। जैसे इतिहास के माध्यम से करेंगे तो ऐतिहासिक उपागम, ठीक है। तो इन्होंने जो पद्धतियाँ यूज की ऐतिहासिक थी, प्रयोजन मूलक थी, प्रयोजन मूलक को उद्देश्य मूलक या सोद्देश्य मूलक भी बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आगमन विधि में क्या होता है कि विशेष से सामान्य पे जाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे बोलेंगे कि पत्ता कैसे होता है, तो पहले आप पेड़ की कल्पना करेंगे, ठीक है। या फिर आप बोल दीजिए कि टायर की बात करें आप, तो आपके दिमाग में पहले कार आएगी, ठीक है। या फिर सोचेंगे किसका टायर, भाई किसका टायर, साइकिल का भी होता है, कार का भी होता है, ट्रक का भी होता है, जेसीबी वगैरह भी जो बड़े वाहन होते हैं, मिलिट्री के भी होते हैं, उनमें बड़े बड़े टायर होते हैं, जो एयरप्लेन होते हैं उनमें भी टायर होते हैं। तो आप पहले तो आपको कल्पना करनी पड़ेगी, सिंपल सा टायर क्या आएगा, साइकिल आएगा, कार का, किसी का टायर तो आएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या सोचेंगे, आपको दिमाग में डाउट आएगा, बोलेंगे काहे का टायर, जब आप सोचने लगेंगे टायर के बारे में। अगर स्पेसिफिक वर्गीकरण करें, पर्टिकुलर चीज़ की बात करें, उससे फोकस करें, तो आप बोलेंगे नहीं बताइए किसका कार, तो आप बोलेंगे कार का टायर। तो एक जनरल सा आएगा कि जो है कुछ 14-15 इंच का, इस हिसाब का, बहुत होगा छोटा बड़ा टायर इमेज आएगी। फिर उस पर भी आप सोचेंगे भैया किस गाड़ी का टायर, अगर थोड़ा जानते हैं, ठीक है। या फिर बोलेंगे कि जीप का टायर, थार का टायर। तो आप देखेंगे कि आप पहले कल्पना कर रहे हैं पूरी गाड़ी की, तब आप जा रहे हैं टायर पे ना, ये चीज़ समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें, अब इससे क्या होगा, आगमन पद्धति मैंने थोड़ा समझाने के लिए बताया इसको। आगमन पद्धति में विशेष पहले होता है, फिर सामान्य। जैसे कार हो गई, सामान्य हो गया, ठीक है, कि कार की हम बात करें, सारी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, स्टीयरिंग है, कार सीट हैं, ठीक है, एयरबैग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। डीजल पेट्रोल भी है, सीएनजी है, बैटरी ऑपरेटेड आजकल आ रही हैं, ईवी गाड़ियाँ जो व्हीकल्स आ रहे हैं। तो वो तो बात अलग हो गई कि हम बोलते हैं कार है, जैसे बोलते हैं कि हमारे पास कार है। कई बार लोग पूछते नहीं अच्छा कौन सी कार है, चलिए कार है, तो 4-5 लोग चलेंगे। लेकिन जब आप बोलेंगे कि भैया कौन सी कार है या कौन सा पेट्रोल उसमें पड़ता है, डीजल पड़ता है, पेट्रोल पड़ता है, या कैसे चलती है, ऑपरेट होती है, तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पहले आपको कार बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इनका जो आगमन पद्धति, हम आगे इसको और डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे वैसे इतनी ज़रूरत है नहीं, लेकिन हाँ कई बार आता है। और आजकल तो जो सीसेट यूपीपीसीएस का पेपर होता है उसमें भी ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। दर्शन से उठा के आगमन क्या है, निगमन क्या है ना, व्याप्ति क्या है, ठीक है। अब वो सब आगे हम देखेंगे अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी।
तो आगमन पद्धति का उपयोग किया। आगमन आप लोग समझ रहे होंगे। निगमन में क्या होता है, उल्टा होता है। निगमन पद्धति का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, मैं बता दे रहा हूँ। निगमन में पहले हम लोग सामान्य को देखेंगे तब विशेष को देखेंगे। उसमें बोला जाएगा भैया देखो ऐसा है कि सामान्य पहले आ जाता है, ठीक है, सामान्य पहले आ जाता है, तो अब सामान्य में क्या हो गया, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ हम आगे समझेंगे। तो आगमन में विशेष जो होता है उसको पहले ध्यान दिया जाता है और उसके बाद सामान्य को ध्यान दिया जाता है। तो यही पद्धति आगे चलेंगी। उसके बाद क्या होता है कि अगर आगे हम जाएं तो उन्होंने उद्देश्य मूलक प्रयोजन मूलक पद्धति का प्रयोग किया। अब इनके राज्य के विचार को हमको पढ़ना है, राज्य के विचार को मैं समझा देता हूँ। भी टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास सर की हिंदी की लगने वाली है, नेक्स्ट क्लास हम इसके बाद क्रम से ही जारी रखेंगे। राज्य के विचार पे देखिए, इन्होंने बोला कि देखो ज्ञान जो है 3 प्रकार के हैं, एक सिद्धांतात्मक ज्ञान है, थ्योरी वाला है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज है और एक ऐसा है कि संरचनात्मक ज्ञान है। सिद्धांतात्मक ज्ञान क्या है, गणित वणित से संबंधित है। प्रैक्टिकल नॉलेज की श्रेणी में इन्होंने किसको रखा, राजनीति शास्त्र और एथिक्स को, नीति शास्त्र को। अच्छा, इसके पहले जो प्लेटो थे वो उन्होंने नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र को पृथक नहीं किया था, इन्होंने अलग करने का प्रयास किया, इसीलिए इनको राजनीति शास्त्र का जनक भी माना जाता है, ठीक है। राजनीतिक दर्शन का जनक प्लेटो को माना जाता है, लेकिन राजनीति पॉलिटी के साथ नहीं जोड़ा जाता। तो और जो संरचनात्मक व्यवस्था उसमें इन्होंने इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, वास्तुकला और अभियंत्रिकी को रखा, तो ये वर्गीकरण किया। अच्छा, व्यवहारिक नॉलेज में अगर इन्होंने रखा किसको, राजनीति शास्त्र को, और राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र दोनों का उद्देश्य इन्होंने बताया कि व्यक्ति के जीवन को जो है महत्वपूर्ण बनाना है, व्यक्ति के जीवन में जो है एक सद्गुण लाना है, वर्चू लाना है। उस क्रम में इन्होंने आगे बताया कि देखो व्यक्ति अपना विकास तभी कर सकता है, सद्गुण लाना है, व्यक्ति अपना विकास तभी कर पाएगा जब वो राज्य में रहेगा, और प्रत्येक चीज़ का अपना उद्देश्य होता है। उद्देश्य मूलक पद्धति इनके बताते हैं, प्रत्येक चीज़ का अपना उद्देश्य होता है। बोलते जैसे बीज है, ठीक है, ये कुछ ही और सिलेक्ट हो गया। जैसे मान लीजिए बात देखेंगे, जैसे बीज है तो बीज का उद्देश्य क्या है, बीज का उद्देश्य है वृक्ष बनना, ठीक है। तो हमारे जीवन का वृक्ष बनना, अभी टाइम हो गया तो थोड़ा जल्दी है लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बीज का उद्देश्य है वृक्ष बनना, तो वैसे हमारे जीवन का भी उद्देश्य है कि सद्गुणों को डेवलप करना, अपने जीवन में प्रसन्नता लाना। लेकिन अरस्तु बोलते हैं कि भाई ये सब पाओगे कैसे आप, क्योंकि बीज भी अगर डालो, बीज के वृक्ष बनने में एक बड़ी कंडीशन होती है, उसको अच्छा माहौल चाहिए, जो परिस्थितियाँ चाहिए वो चाहिए, समय पे पानी चाहिए, समय पे धूप चाहिए, तभी ना डेवलप कर पाएगा। तो अरस्तु बोलते हैं कि अगर मनुष्य अपने जीवन में सद्गुण विकसित करना चाह रहा है, एक अच्छा नागरिक और नेक न्यायपरायण व्यक्ति बनना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको परिस्थितियाँ चाहिए ऐसी, और वो परिस्थितियाँ कौन देगा, वो परिस्थितियाँ देगा राज्य। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि देखो व्यक्ति का पूरा विकास तभी हो सकता है जब वह राज्य में रहे, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि देखो व्यक्ति स्वतंत्र अपने व्यक्तित्व का विकास राज्य में ही रह कर सकता है, राज्य के बाहर नहीं। यदि राज्य के बाहर कोई रह रहा है तो भाई वो तो देवता है या तो क्या है, पशु है। यानी कि राज्य के बाहर आप रह रहे हैं, सोसाइटी के बाहर आप रह रहे हैं तो आप पशु के समान हैं, या फिर आप बहुत ऊंची चीज़ है भाई, किसी की समझ के बाहर है, जैसे हमने दांडी ऋषि का एग्जाम्पल लिया, तो आप या तो देवता के समान है। लेकिन आप जनरल सोसाइटी में अगर रह रहे हैं, सोसाइटी का देखिए पहले जो प्राचीन थिंकर थे वो समाज और राज्य में कोई विभेद करते नहीं थे ना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे बीज का एग्जाम्पल ही देते हैं। अब प्रयोजन मूलक बात करें हम तो शावयवी सिद्धांत आता है। शावयवी सिद्धांत में भी वही चीज़ है कि पहले पूर्ण की कल्पना की जाती है, तब अंश की कल्पना की जाती है। पूर्ण मतलब कि उसने बोला कि देखो राज्य पूर्ण है, राज्य पूर्ण है, व्यक्ति उसका अंश मात्र है, और अंश पूर्णता तभी प्राप्त करेगा जब अपने पूर्ण के साथ रहे। जैसे मान लीजिए उंगली है और मेरा पूरा शरीर राज्य है, तो इस उंगली का मुझसे अलग कोई अस्तित्व है नहीं ना, तो उसको पहले सावयवी सिद्धांत यही होता है कि व्यक्ति को अंश मात्र मान लिया गया और पूरे राज्य को पूर्ण माना गया, तो उसकी व्यक्ति का महत्व तभी है जब वो राज्य के साथ रहे। तो ये सावयवी सिद्धांत है। अच्छा, उद्देश्य मूलक सिद्धांत हमने देखा यहाँ पे, यही प्रयोजन मूलक, भाई देखो इसका प्रयोजन कुछ तो है, व्यक्ति पैदा हुआ उसका कुछ तो प्रयोजन है, हर चीज़ का प्रयोजन है, इस टेबल का, इस कैमरे का, इस मोबाइल का प्रयोजन है। अब बेशक आप गलत यूज कर रहे हो लेकिन प्रयोजन तो है। आपने उस चीज़ गलत जो मिसयूज करते हैं, फालतू का टाइम आप घंटों बिताते हैं, उस चीज़ के लिए फ़ोन नहीं लेते आप, ठीक है। आप हो सकता है मनोरंजन के लिए थोड़ा लें, लेकिन आपने फ़ोन एक सही पर्पज़ के लिए लिया था। मुझे पता है आजकल आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ़ोन ही है, फ़ोन बहुत टाइम कंज्यूम करता है, बहुत टाइम बर्बाद कराता है, तो वो सब बात हो गया। तो प्रयोजन मूलक सिद्धांत हो गया, उद्देश्य मूलक सिद्धांत हो गया। आगमनात्मक सिद्धांत भी हमने देखा, पहले विशेष की कल्पना की जा रही है। विशेष मतलब आप समझ लीजिए, आप देखिए आगमनात्मक सिद्धांत आपको कल्पना करना है, याद रखना, अपने आप को विशेष मानिए और कहीं भी मेरी कल्पना पहले की जाएगी तो इस तरह से याद भी रहेगा। तो ये हो गया हमारा राज्य से संबंधित इनके सिद्धांत। अभी इसको और डिटेल से पढ़ेंगे और आगे के जो टॉपिक है थोड़ा सा ब्रॉड है, टाइम लेंगे, लेकिन इसके बाद जो क्लास होगी
इसी के आगे कंटिन्यू रहेगी। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे कोर्सेज के साथ तो आपको नीचे नंबर मिल रहा होगा, कॉल कीजिए। पॉलिटिकल साइंस की बैच बनने वाली है, बहुत ही रैपिड तरीके से चलेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के साथ चलेंगे और लगातार चलेगी। हाँ 2-4 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद लगातार बैचेस चालू होंगी। और बहुत ज़्यादा एडमिशन नहीं दिया जा रहा है ऑनलाइन भी। कारण क्या है कि कुछ बैच पुरानी है, कुछ में क्लास चल चुकी है, उनको अलग किया जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे उसमें सिद्धांत वगैरह काफ़ी पढ़ा रखा है, तो उसके साथ अलग किया जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी नहीं लेते हैं आप एडमिशन तो क्या होगा कि या खुद भी नहीं पढ़ते तो टाइम जब एग्ज़ाम आ जाता है उसमें प्रेशर भी आ जाता है, टाइम रहता भी है, नोटिफिकेशन आने के बाद प्रेशर आ जाएगा, वो मज़ा आता नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन आए ना तब तक सिलेबस खत्म होना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस लगनी चाहिए। क्योंकि परीक्षा में पास नहीं करना है, आपको नौकरी चाहिए। तो एकदम गला काट कॉम्पिटिशन चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए, तैयारी चालू कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।